नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आज जो आपके एसएससी सीएचएसएल 2021 का 10 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो इस सेट में जो सेकंड शिफ्ट है, ये सेकंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 25 जीके के सवाल, सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहना है। इसकी पीडीएफ फाइल ऑल शिफ्ट की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सेकंड शिफ्ट के रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। ये सभी सवाल कंटिन्यू करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, एसएससी की, बैंकिंग की, डिफेंस की, यूपीएससी, कोई भी कर रहे हो, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, तो सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल हो रहे हैं। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपको एग्जाम में डैशबोर्ड और पैटर्न देखने को मिलता है। सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन चीज़ क्या है कि सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं, साथ ही साथ अनलिमिटेड मॉक टेस्ट यहाँ पर लगा सकते हो। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में पूछ गए सभी जीके के सवाल। देखिएगा पहला सवाल, दिसंबर 2020 में अमेरिकी सरकार के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है। हो सकता है बहुत से कैंडिडेट ने ये सवाल इसलिए गलत कर दिया है क्योंकि सवाल उन्होंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। यहाँ पर सवाल में बहुत से स्टूडेंट बता रहे हैं कि किसे किया है, किसे कोई बता रहे किसे नहीं किया है। तो एक्चुअल में ये होगा कि किसे नहीं किया, क्योंकि ऑप्शन में ये सभी दे रखे थे। शिंजो आबे भी थे, नरेंद्र मोदी भी थे, स्कॉट मॉरिसन भी थे, एक कोई अन्य था जिसे नहीं किया है। तो स्टूडेंट ने गलत किया होगा, मोदी जी टिक किया होगा, लेकिन मोदी जी को तो सम्मानित किया है। आपको पूछा है कि लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार जो अमेरिका का पुरस्कार है दिसंबर 2020 में, एक तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को दिया गया है, ये सभी 21 दिसंबर को मिले हैं। साथ ही साथ जापान के जो फॉर्मर पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को, इन तीनों को ही 21 दिसंबर को मिला है। बाकी 15 जनवरी 2021 को जो मोरक्को के राजा हैं मोहम्मद 6, इनको भी ये दिया गया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सवाल में ध्यान रखना था। तो ये मोदी जी को लीजन ऑफ मेरिट जो अमेरिका का सबसे सम्मानित अवार्ड में से एक है, जो किसी अमेरिकी सेना के अफसर या देश के कुछ बेहतरीन करने वाले व्यक्ति या फिर किसी दूसरे देश के प्रमुख को ये अवार्ड दिया जाता है। अब जो प्रमुख रूप से विदेशी अवार्ड मिले हैं, जैसे मोदी जी को हो गए, अन्य को जो भारतीयों को मिले हैं, जैसे क्रोएशिया का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है टोमिस्लाव के राजा का ग्रैंड ऑर्डर 2019 है, ये रामनाथ कोविंद को दिया गया था। 2019 में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को स्पेन के प्रतिष्ठित ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट से सम्मानित किया गया था। तो ये स्पेन का अवार्ड था। बहरीन का अवार्ड द किंग ऑफ हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंसो 2019 है, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर अवार्ड भी ये सभी मोदी जी को मिले हैं। संयुक्त अरब अमीरात का ऑर्डर ऑफ जायद है। रशिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सेंट एंड्रयू पुरस्कार है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 मोदी जी को। मालदीव का निशान इजुद्दीन 2019 है, ये भी मोदी जी को मिला है। और अमेरिका का 2019 में फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को। दक्षिण कोरिया का सियोल शांति पुरस्कार 2019 में भी मोदी जी को दिया गया है। कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। इनको कब ऐड किया गया है, संविधान के 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, इसके दौरान मौलिक कर्तव्यों को संविधान में ऐड किया है। ये रशिया के संविधान से लिए गए हैं और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको साथ में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन आपको मिल जाएगा संविधान के भाग 4 क में, आर्टिकल 51 क में। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, एनटीपीसी में भी आ चुका सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं। तो 11 मौलिक कर्तव्य आप ब्रीफली देख लीजिएगा। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि उस संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, इनका आदर करें, और स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको अपने हृदयों में संजोए रखें, उनका पालन करें। प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, देश की रक्षा करें। और समरसता है, समान भ्रातृत्व की भावना, सामाजिक संस्कृति है, इनके महत्व को समझे, उसका निर्माण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। तो याद रखिए ये भी इंक्लूड है। माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये भी एक कर्तव्य हो जाएगा, जो कि ऐड हुआ, बाद में ऐड हुआ था। ये 86 संविधान संशोधन जो 2002 में है, ये 11वां जोड़ा गया, इससे पहले 10 थी। अगला सवाल देखिएगा, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
दीप प्रज्वलित करके देव दीपावली महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो मोदी जी ने नवंबर 2020 में देव दीपावली महोत्सव का शुभारंभ है ये राजघाट वाराणसी में, दिल्ली वाला नहीं, राजघाट एक वाराणसी में भी है, तो राजघाट वाराणसी से ये शुभारंभ किया है देव दीपावली महोत्सव का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो पाल राजा धर्मपाल हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक याद रखिएगा पाल राजा धर्मपाल हो जाएंगे, जो बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास है ये कुमार गुप्त, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र हैं, इनके काल में हुआ है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कुमार गुप्त के काल में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है जो 15वां G20 समिट हुआ है स्टेट लीडर का, वो कहाँ पर हुआ? तो ये 2020 में 15वां G20 समिट है सऊदी अरब रियाद में हुआ, रियाद सऊदी अरब में हुआ है। G20 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का ये समूह है। और प्रमुख जो ये समिट हुए हैं, जैसे कि 14वां हुआ था जापान, ओस्का जापान में हुआ था G20 समिट 14वां ओस्का जापान में। और 15वां जो G20 आपको पूछ ही लिया है। 16वां है रोम इटली। 17वां है ये होने वाला इंडोनेशिया में। और 18वां 2023 में होगा भारत में। G7 समिट से भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो G7 समिट है अगस्त 2019 में, जो 45वां हुआ था G7 समिट वो हुआ था फ्रांस में। 46वां G7 समिट है ये कैंसिल हो गया था, यूएस में होना था 2020 में। 47वां है ये यूके में। तो ये G7 G20 आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिएगा 2018 फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया है? पहले नाम गोल्डन शू था, बाद में गोल्डन बूट किया गया। तो गोल्डन बूट का अवार्ड है फीफा वर्ल्ड कप 2018 में हैरी केन को दिया गया है। 6 गोल इन्होंने किए हैं। और 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में जो चैंपियन टीम रही है वो फ्रांस रही है, और फ्रांस का ये सेकंड टाइटल है। उप विजेता रनर अप है क्रोएशिया रही है। थर्ड स्थान पर बेल्जियम है। और ये हुए कहाँ पर थे? 2018 के फीफा वर्ल्ड कप रशिया में हुए थे। 32 टीमों ने भाग लिया था जिसमें। नेक्स्ट आपके 2026 में होने वाला है। इससे पहले 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कतर में होगा, और 26 में होगा कनाडा, मैक्सिको और यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट में। प्रथम फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में, याद रखिएगा फीफा वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम 1930 में कहाँ पर? उरुग्वे में हुआ था, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया है। और 2018 में 32 टीमों ने भाग लिया है। सबसे अधिक बार फीफा वर्ल्ड कप विजेता टीमें ब्राजील हैं, इनके नाम 5 टाइटल हैं। अगला सवाल 2019 में लिस्ट ए जो वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा यानी कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने थे? 2019 में प्रथम श्रेणी जो लिस्ट ए वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने, वो भी सबसे कम उम्र के बल्लेबाज का रिकॉर्ड बनाए हैं। 17 वर्षीय उस समय थे ये यशस्वी जायसवाल ने ये रिकॉर्ड बनाया है। विजय हजारे ट्रॉफी थी उस समय 2019 में, झारखंड के खिलाफ इन्होंने 154 गेंदों में 203 रन मार दिए थे। अगला सवाल ब्रंट शुगर पुस्तक के ऑथर कौन है? ब्रंट शुगर पुस्तक के लेखक हैं अवनी दोषी हो जाएगी, जो इंडियन ओरिजिन है, भारतीय मूल की ऑथर है अवनी दोषी हैं। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जो ब्रंट शुगर है ये शॉर्टलिस्ट हुआ था 2020 के बुकर प्राइज ऑफ फिक्शन के लिए, नामांकित इसे किया गया था, बाद में सेलेक्ट तो नहीं हुआ। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट है ये क्या कहलाती है? ये जो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट या फिर अल्ट है, इसे कहा जाता है मॉडिफायर की, ठीक है। यानी मॉडिफायर का मतलब है ये किसी के साथ काम करेगी। तो अल्ट के साथ यदि आप टैब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? काफ़ी बार एग्जाम आता है अल्ट टैब है, ये शॉर्टकट की का मतलब है स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। जितने भी आपके ओपन एप्लीकेशन विंडो में खोली हुई है इसके मध्य एक से दूसरी में आपको स्विच करना है, तो उस केस में आप करेंगे अल्ट प्लस टैब है। अब अल्ट टैब के साथ में यदि मैं शिफ्ट भी प्रेस कर दूं तो ये बैकवर्ड कर देगा जो भी आपके ओपन एप्लीकेशन है। प्रीवियस एप्लीकेशन में लेफ्ट साइड में आपको एप्लीकेशन में स्विच करना है, तो उस केस में आपको टैब भी साथ में प्रेस करना है। अल्ट प्लस F4 से काफ़ी बार आता है, कोई भी विंडो ओपन है उसको प्रोग्राम को क्लोज करना है, अल्ट प्लस 4 है। कंट्रोल के साथ F4 है। ये देखिए एक तो है ओपन प्रोग्राम को क्लोज करना, दूसरा है विंडो इन प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के अंदर ही किसी विंडो को क्लोज करना है, एक प्रोग्राम पूरे को क्लोज करना है। उस केस में तो अल्ट प्लस F4। एक प्रोग्राम में काफ़ी विंडो ओपन है, ब्राउजर में 2-3 विंडो है, उस केस में कंट्रोल F4 है। एक कंट्रोल अल्ट और डिलीट होता है जिसमें आपके पॉपअप होगा ऑप्शन रिबूट का, साइन आउट का, शट डाउन का, टास्क मैनेजर है, ये सभी आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। अगले सवाल देखिएगा आम किस प्रकार का पेड़ है? ऑटोट्रॉप है, सपोषी हो जाएगा आम का पेड़ है। आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। ये उष्ण कटिबंधीय देशों में ज़्यादातर पाया जाता है। स्वपोषी हैं, वो प्रकाश संश्लेषण होता है, इसके माध्यम से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की है? सभी को पता होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये कब लागू की है ये भी पूछा जाता है। 1793 में की है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और उत्तरी कर्नाटक में स्थायी बंदोबस्त है, परमानेंट सेटलमेंट जो व्यवस्था है ये लागू हुई है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। एग्जाम में पूछा जाता है रेतवाड़ी कृषि व्यवस्था है, ये किसने लागू की है? 1820 में हुई है रेतवाड़ी। किसने की है? टॉमस मुनरो ने की है।
हैं। रेत का मतलब भी एग्जाम में पूछा जाता है, रेतों का मतलब है किसान, ठीक है। इसमें रेतों अर्थात किसानों को भूमि का मालिकाना हक तथा कब्जदारी अधिकार है वो दिए गए थे। एक इजारेदारी प्रथा भी है जो कि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग से लागू की है। रेतवाड़ी टॉमस मुनरो और स्थायी बंदोबस्त है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। 1820 में रेतवाड़ी, 1772 में इजारेदारी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। महालबाड़ी कृषि व्यवस्था 1822 में ये मैकेंजी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1822 में। मलिका एक गजल के खिताब से किस गायिका को नवाजा गया है? तो ये खिताब है बेगम अख्तर के नाम से प्रसिद्ध है, अख्तरी बाई फैजाबादी हैं। इन्हें ये रेस्पेक्ट मलिका एक गजल के रूप में, तो ये फैजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। इन्हें दादरा ठुमरी गजल में महारत हासिल थी, प्रसिद्ध थी। कौन सा भारत का पड़ोसी देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? यदि ऑप्शन में मालदीव था तो आप करेक्ट कर सकते थे, वैसे समुद्री सीमा लगती है। जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनके आप देख सकते हो क्षेत्रफल कितना है। तो भूटान का यदि ये नहीं था ऑप्शन में तो भूटान आप करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि भूटान का जो स्थलीय क्षेत्रफल के केस में भूटान का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। समुद्री सीमा के केस में जो पड़ोसी देश है उस केस में मालदीव का क्षेत्रफल महज 300 किलोमीटर स्क्वायर है। पाकिस्तान का है 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है। अफगानिस्तान का जो पड़ोसी देशों में सबसे अधिक आपको पूछ लें तो आप कहेंगे ये तो चाइना का हो जाएगा, सबसे अधिक है 9 मिलियन किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आप कह सकते हो चाइना के बाद यहाँ पर है पाकिस्तान का, फिर अफगानिस्तान का म्यांमार का है, उसके बाद अफगानिस्तान का है। नेपाल का भी 1,47,516 वर्ग किलोमीटर है। बांग्लादेश का 1,48,000 है। श्रीलंका का 65,610 है। तो श्रीलंका काफ़ी कम है, भूटान के बाद आप कह सकते हो वो श्रीलंका हो जाएगा, और बाकी वैसे मालदीव का तो है ही है सबसे कम। अगला सवाल देखिएगा, जलमार्ग संबंधित नदी से गलत सम्मिलित है। बहुत बार एग्जाम में एनटीपीसी में न जाने कितनी सिर्फ सवाल रिपीट हुआ था, जलमार्ग और संबंधित नदी है। इसका मैंने अलग से टॉपिक वाइज जो पीडीएफ बनाई थी उसमें भी ये इंक्लूड है, सारे जलमार्ग कवर किए गए हैं, सारे नेशनल हाईवे हैं। वो पीडीएफ आप टॉप ट्रेंडिंग जीके.in वेबसाइट पे विजिट करके डाउनलोड कर सकते हो। तो जलमार्ग और संबंधित नदी से गलत सम्मिलित आपको बताना था, तो मैं प्रमुख जलमार्ग बता देता हूँ, 1 से 6 तक है, और उस पर कौन सी नदियाँ बहती हैं। नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, ये प्रयागराज और हल्दिया के मध्य, यहाँ से भी एग्जाम में सवाल आता है किन के मध्य है, प्रयागराज हल्दिया के मध्य प्रथम है। और ये कौन सी नदियाँ नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, ये कौन सी नदियों से जुड़ा हुआ है? गंगा, भागीरथी और हुगली रिवर का सिस्टम है। टोटल लंबाई भी एग्जाम में पूछा जाता है 1,620 किलोमीटर है। सभी नेशनल वाटरवे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगा, भागीरथी और हुगली नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, प्रयागराज हल्दिया के मध्य। सेकेंड जो अपना राष्ट्रीय जलमार्ग है वो सदिया और धुबरी के मध्य है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। नेशनल वाटरवे सेकेंड है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी सदिया और धुबरी के मध्य, लंबाई 891 किलोमीटर है। तीसरा जो जलमार्ग है कोझिकोड और कोलम के मध्य है, और ये कौन से जल स्रोत से जुड़ा हुआ है? तो ये कैनाल है जो अपनी नहर से होता हुआ है, नेशनल वाटरवे 3 है। तो वेस्ट कोस्ट कैनाल है, चमकारा कैनाल है, उद्योग गमंडल कैनाल है, लंबाई इसकी है 205 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवे 4 है, ये काकिंदा पुदुचेरी के मध्य है, और ये भी कैनाल है। साथ ही साथ ये गोदावरी रिवर का जो स्ट्रेच है भद्राचलम राजमुंद्री, साथ ही साथ यहाँ पर कृष्णा नदी का स्ट्रेच है, ये वजीराबाद और विजयवाड़ा है, इनके मध्य ये चलता है राष्ट्रीय जलमार्ग 4, और इसकी लंबाई है 1,095 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है, ये स्पेशली ब्राह्मणी नदी है, वैसे स्ट्रेच है ये भी तालचर धामरा स्ट्रेच जो ब्राह्मणी नदी में है। नेशनल वाटरवे 5 जिसकी लंबाई 623 किलोमीटर है, और मट्टाई नदी का भी स्ट्रेच यहाँ पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी आप देख लीजिएगा थोड़ा इसके बारे में और। नेशनल वाटरवे 6 है, ये किन के मध्य है? तो नेशनल वाटरवे 6 है, ब्राक नदी है असम में, लखीमपुर टू बांगरा के मध्य, तो लखीमपुर से बांगा के मध्य है, असम में। नेशनल वाटरवे 6 है, ब्राक नदी पर है, लंबाई 121 किलोमीटर है। इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। और बात करूं मैं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की IWAI की, तो इसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1986 को ही है। हेडक्वार्टर है ये नोएडा उत्तर प्रदेश में है। टोटल 111 नेशनल वाटरवे है भारत में, ये आपको याद रखना है। अंतर्देशीय जलमार्गों की टोटल लंबाई एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, तो ये हो जाएगी 14,500 किलोमीटर। कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है? तो ये नागरी हिल्स है, आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा अरकू वैली है और हॉर्सली हिल है, और आंध्र प्रदेश में लामसिंगी हो जाएगी, अरंथागिरी हिल्स हैं,
और नल्ला मल्ला हिल्स हो जाएगी, और अनंतागिरी नागरी जो दे रखा था। ऑप्शन में एक दोस्तों पंचमरही भी था, पंचमरही मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का हिल स्टेशन हो जाएगा। फेडेक्स कप किस स्पोर्ट से संबंधित है? तो फेडेक्स कप है ये गोल्फ का एक टूर्नामेंट हो जाएगा, कप है फेडेक्स कप, जिसकी शुरुआत 2007 में हुई है। यूएस का ये टूर्नामेंट होता है, यूएस में। 2020 में इस फेडेक्स कप के जो विजेता रहे हैं वो डस्टिन जोहानसन रहे हैं, ये यूएस के ही खिलाड़ी हैं। एलोरा की गुफाएं या फिर एलोरा अजंता दोनों ही पूछ रहे तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में ही है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि यूनेस्को के अनुसार एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है? 34 हो जाएगी। इसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की गुफा मंदिर है, वो राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा बनाई गई हैं। 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं, 5 जैन गुफाएं हैं। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था इसे 1983 में। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस आर्टिकल में वर्णित है? तो अपराधों के लिए अपराध कब किस नियम के तहत माना जाता है? इसके लिए जो दोष सिद्धि का जो संरक्षण रहता है वो आर्टिकल 20 में वर्णन मिलेगा आपको। तो आर्टिकल 20 में भी 3 क्लोज हैं। पहला क्लोज तो बताया है कि जब आपने अपराध किया है उस समय कौन सी धारा लग रही थी, उस समय वो किस कैटेगरी में अपराध आ रहा था, वही आपको लागू होगा। बाद में कुछ भी नियम चेंज हो जाए, जैसे कि पहले प्रावधान था 5 साल की जेल का, बाद में अभी 10 साल हो रहा है, अभी अपराध सिद्ध हो रहा है, तो पहले वाला ही लागू होगा जब आपने अपराध किया था। यदि पहले अपराध आपने किया था उस समय ऐसा कुछ कानून था ही नहीं जो दोष सिद्ध कर सके, तो बाद में वो अभी कानून बन भी गया तो लागू नहीं होगा। और जो क्लोज 2 कहता है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक है, एक ही अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जा सकता है। और आर्टिकल 20 का क्लोज 3 क्या कहता है? किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आप कोई अपराध कर रहे हो, पुलिस आपको लेकर जा रही है, आपने अपराध किया ही नहीं वैसे, लेकिन पुलिस आपको फोर्सफुली कर रही है कि आपने अपराध किया है, आप स्वयं सिद्ध करो इसको। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, काफी बार पूछा जाता है, आज 20 से पूछा है। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो ये ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें से डायल अप सेवा है सबसे, इसमें से स्लोवेस्ट इंटरनेट कनेक्शन सेवा हो जाएगी। डायल अप इंटरनेट कनेक्शन है जिसमें PSTN का प्रयोग किया जाता है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क का। फरवरी 2021 में जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत एक पायलट प्रोजेक्ट है जो पेयजल सर्वेक्षण, तो पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया। ये किस मंत्रालय की पहल है? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की पहल हो जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की। तो ये 16 फरवरी 2021 को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, इन्होंने जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत पायलट पेयजल सर्वेक्षण का शुभारंभ किया है। इस परियोजना हेतु सरकार के द्वारा धन पोषण 3 चरण है, 20, 40 में किया जाएगा। पहले चरण में मंत्रालय ने 10 शहरों को इसमें शामिल किया है पेयजल सर्वेक्षण में। कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में कौन सा जल मौजूद जेली है, वो कौन सी रहती है, पदार्थ कौन सा, उसे क्या कहा जाता है? जो भी आपकी सेल्स हैं इसके बीच में जो आपका न्यूक्लियस रहता है, तो केंद्रक और ये बाहर कोशिका झिल्ली है, इनके मध्य क्या रहता है? कोशिका द्रव्य तो रहता है, जैसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये पूरा केंद्रक झिल्ली के अंदर, जिसमें आपके न्यूक्लियस केंद्रक भी आ जाता है, कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक भी आ जाता है, बाकी जितने भी आपके कोशिकांग है, पदार्थ हैं, कोई भी लिक्विड है, ये सभी कहा जाता है जीव द्रव्य, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इसे बोला जाता है। और यदि मैं केंद्रक को, जो न्यूक्लियस है, इसको एक्सक्लूड कर दूँ, साथ में शामिल न करूं, और कोशिका झिल्ली के अंदर है और केंद्रक झिल्ली के आप कह सकते हो बाहर है, वो सारा रहेगा साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है, ठीक है, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस है। आप कितने आप दिवस याद करेंगे? अर्थशास्त्र टर्म है समपार्श्विक, कोलेटरल का क्या अर्थ है? ठीक है, कोलेटरल एज आप कह सकते हो गिरवी रखना, कोई भी चीज़ आप गिरवी रखते हो ना गारंटी के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में, तो एक ऐसी संपत्ति, जैसे कि आप लोन ले रहे हो, कोई उधार ले रहे हो, उस केस में बैंक आपसे कुछ प्रूफ लेगी, सिक्योरिटी लेगी गिरवी के रूप में प्लेस के लिए, तो वो क्या करेगा? भूमि है आपके पास, यदि कोई भवन है, वाहन है, पशुधन है, वो सभी आप गिरवी रख सकते हो। जब आप लोन चुका देते हो तो आपका जो गिरवी है वो बैंक वापस कर देगा, प्लेस किया हुआ जो भी चीज़ है। और बाकी यदि आप लोन ऋण चुकाने में विफल होते हैं तो उस केस में वो आपका उनकी हो जाएगी, बैंक वालों की हो जाएगी। तो ये प्लेस करना सॉरी ये कोलेटरल हो जाएगा, समपार्श्विक रहता है। जैसे आप यदि मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होता है, आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है आपको कुछ यहाँ पर कोलेटरल मिलता है। जैसे आपने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, अब 1 लाख में से 20% तो आपका यूज हो जाएगा, 80% यानी 80,000 है, वापस उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, डेली कोई शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो ये भी चीज़ रहती है शेयर मार्केट में भी। भारत में बिटुमिन्स कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? बिटुमिन्स कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र पूछा है, ऑप्शन में झरिया दे रखा था, तो झरिया करेक्ट हो जाएगा, जो झारखंड में ही आता है। यदि ये भी पूछ रहे कि बिटुमिन्स कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो झारखंड हो जाएगा। एंथ्रासाइट कोयले की जो 4 किस्म होती हैं, सबसे घटिया होती है पीट, ठीक है, उसके बाद है लिग्नाइट होता है, फिर आपकी बिटुमनी होता है, और
सबसे अच्छी किस्म का कोयला पूछे तो आप कहेंगे एंथ्रासाइट है, ठीक है। तो एंथ्रासाइट है, ये पाया जाता है लगभग, ये जम्मू कश्मीर में ही है, भारत में एकमात्र जम्मू कश्मीर में ही एंथ्रासाइट पाया जाता है। और सबसे अधिक लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, भंडार तो सबसे अधिक कोयले का झारखंड में है, लेकिन उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। अंतिम सवाल, कौन सा एक्ट भारतीय रिजर्व बैंक की कामकाज का वैधानिक आधार प्रदान करता है? तो एक्ट है 1934 वाला। रिजर्व बैंक से संबंधित उस टॉपिक में सारे सवाल इंक्लूड किए गए हैं, जो ये भी मैंने बताया था 1934 वाला एक्ट है, जो एनटीपीसी में टॉपिक वाइज पीडीएफ फाइल है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। एक रीजनिंग में रिलेट करके था, जिसमें पूछा था कि डायलिसिस का संबंध किससे है, तो किडनी से हो जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट की वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।